भारत में क्रिप्टो का अगला नया अध्याय शुरू हो चुका है। सरकार ने इंडस्ट्री से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो पर अलग कानून आना चाहिए। 1% टीडीएस सही है या गलत है, बदलना चाहिए और लॉस का सेट ऑफ मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सरकार क्या सोच रही है, आपका टैक्स कैसे बदल सकता है और अगले 6 से 12 महीने में क्या कुछ होने वाला है और आपका क्या प्लान होना चाहिए। यानी क्रिप्टो में जो लोगों को डर लगता है, अब डर खत्म कर लीजिए। क्योंकि सरकार जब, मैं हर वीडियो में क्या बोलता था, सरकार जब आपसे टैक्स ले रही है तो इलीगल तो है ही नहीं, और कभी भी सरकार ने क्रिप्टो को इलीगल बोला ही नहीं। सरकार को भी अगर लॉ लाना है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड और पैरामीटर में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो चीज ही ऐसी है। तो यहाँ पर इंडिया में उसी चीज को लाने के लिए एक कोशिश, और इंडिया में हर चीज थोड़ी लेट आती है, माफी चाहूंगा, बट ऐसा होता है, आपको भी पता है। लेकिन फाइनली ये जो है एक बहुत बिग रिवॉल्यूशन है हर ट्रेडर के लिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट को जब आप सुनेंगे तो आपके होश फक्ता हो जाएंगे कि क्या सरकार सच में इतना सोच रही है आपके लिए। तो जी हाँ, सरकार बहुत कुछ सोच रही है और बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे सवाल पूछे हैं सरकार ने। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियो है हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। देखिए, रेगुलेशन जो आएंगे वो तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन रेगुलेशन के बाद इलीगल एक्टिविटी कंट्रोल होगी, लेकिन नए रूल ट्रेडिंग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर चूज़ करते हैं, और मैं भी चूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज। यहाँ आपको मिलता है क्रिप्टो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों साइड ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग जो ब्रोकरेज है इनकी, वो बहुत सस्ती है कंपेयर टू अदर। हाई लिक्विडिटी है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, जिससे लार्ज ट्रेडर भी स्मूथ ट्रेड कर सकते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जैसे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट जो आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं ट्रेड करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योर ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, ताकि बिना टेंशन ट्रेड कर सकें। तो रेगुलेशन आए ना आए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कभी रुकनी नहीं चाहिए। और आप मेरे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलते हैं। ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट मिलता है, प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड मिलता है, लाइव ट्रेडिंग भी मिलती है, ग्रुप में भी ऐड मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। साथ में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो हम आपको ऐड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं कि भैया अभी भारत में क्रिप्टो पर क्या नियम लागू हैं, सरकार यानी सीबीडीटी ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं और क्यों पूछे हैं, ये भी समझना जरूरी है। साथ में अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो इसका रेगुलेटर कौन बनेगा, सेबी बनेगी, आरबीआई बनेगी, एफआईयू आईएनडी बनेगी या मेटी बनेगी। टैक्स 30% का, 1% का टीडीएस क्या बदल सकता है, और लॉस सेट ऑफ पर क्या सोचा जा रहा है, राइट। कंप्लायंस और रिपोर्टिंग जो P2P, वैल्यूएशन, ओईसीडी जैसी चीज है, ये क्या है। और यहां पर 3 संभावित रास्ते हैं, आपके लिए क्या सही है, 3, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक ये है कि भैया अभी क्रिप्टो एनएफटी पर 30% टैक्स लगता है, साथ में सरचार्ज और 4% का सेस लगता है। ITR 2/3 में अलग शेड्यूल VDA में रिपोर्ट करना होता है। लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलता, यानी एक क्वाइन या ट्रेड कह लो का लॉस दूसरे क्वाइन या ट्रेड कह लो उसके प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही दूसरे हेड के इनकम से। तो इंडेक्सेशन, अधिकांश डिडक्शन भी नहीं मिलता है। क्लियर। टीडीएस का रूल क्या है कि वीडीए क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% टीडीएस करता है, जिसका असर हाई फ्रीक्वेंसी और इंट्राडे ट्रेडिंग की लिक्विडिटी पर पड़ता है। तो अब यहां पर अपडेट क्या है। अब पहले तो सीबीडीटी कौन है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। इन्होंने क्रिप्टो के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे सवाल पूछा है। अब सवाल मतलब पहली बार अगर सरकार खुल के पूछ रही है कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, इससे साफ है कि सरकार बैन नहीं, रेगुलेशन और सुधार में विचार कर रही है। बराबर। एक स्माइल तो बनता है, तो कमेंट बॉक्स में स्माइल, लाइक, जो भी आए, हर्ट आप डाल सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट पर अभी के रूल सही हैं या नया कानून आना चाहिए। तो यहाँ सरकार खुद मान रही कि एग्जिस्टिंग 30% टैक्स प्लस लॉस सेट ऑफ ना होने वाले रूल
बहुत ही भैया करे हैं हार्स। अगर नया लॉ आता है तो सेबी, आरबीआई या एफआईयू में कौन रेगुलेट करेगा, ये बड़ा सवाल है, पूछा जा रहा है। दूसरा, कितना वॉल्यूम ऑफशोर चला गया है। अब कहोगे इसका मतलब तो सरकार मान रही कि लोग बाइनेंस जैसे फॉरेन एक्सचेंज पर चले गए हैं। वजह क्या है? 30% टैक्स, 1% टीडीएस, कोई क्लैरिटी भी नहीं है। अगर ये सवाल पूछा गया है तो चांसेस हैं कि रूल रिलैक्स हो सकते हैं ताकि वॉल्यूम बाहर ना जाए, इंडिया में आए। तीसरा, इंडिया और बाकी दुनिया का कंपैरिजन। इंडिया के रूल स्ट्रिक्ट हैं, लॉस सेट ऑफ मिलता नहीं है, हाई टैक्स रखते हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिसमैच है। तो अब सरकार ग्लोबली अलाइन करने की कोशिश करिए, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब लॉस सेट ऑफ और टैक्स का असर की कहानी क्या है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सरकार पूछ रही है कि 30% टैक्स और लॉस एडजस्ट ना होने से लिक्विडिटी और वॉल्यूम पर कितना असर पड़ा है। अगर इसका जवाब निगेटिव गया तो सरकार क्या होगा, रूल को सॉफ्ट कर सकती है। फिर पांचवा सवाल, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का रिस्क क्या है। अब देखो ध्यान से, सवाल देखो कितने प्यारे प्यारे पूछ रही है, जो हर ट्रेडर को दिक्कत आती है, क्योंकि सरकार पी टू पी ट्रांजैक्शन को लेकर एक्सचेंज से सॉल्यूशन चाहती है। मतलब फ्यूचर में शायद सेफर पी टू पी सिस्टम डेवलप हो सके। छठा सवाल है, टीडीएस का अलग ट्रीटमेंट। अभी 1% फ्लैट टीडीएस है, यानी रिटेल हो या इंस्टीट्यूशन सबको भरना है। तो सरकार पूछ रही है कि क्या अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टीडीएस होना चाहिए। यानी उनको लग रहा हो कि भैया कुछ तो करें, मतलब फ्यूचर में टीडीएस भी कम हो सकता है, बराबर। सातवां, डोमेस्टिक एक्सचेंज वर्सेस फॉरेन एक्सचेंज, राइट। और ये सवाल तो बहुत बड़ा है, हमारे एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज जैसा कैसे compete करेंगे। इसका मतलब सरकार चाहती है कि इंडिया का क्रिप्टो इकोसिस्टम भी ग्रो करे, तभी तो वो सीधा इंटरनेशनल पैरामीटर पर आ रही है। मानते हो कि नहीं? यहाँ पर हिडन एंगल को समझना, सरकार पहली बार ओपनली क्रिप्टो कम्युनिटी से राय ले रही है। लॉस सेटअप को अलाउ करने के चांसेस बहुत सुपर सॉलिड वाले स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि ये हक बनता है हर ट्रेडर का। स्टॉक मार्केट में मिलता है ना, टीडीएस में भी रिलैक्सेशन संभव लगता है। तो ये पूरा मूव इंटरनेशनल प्रेशर प्लस ट्रम्प की क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज प्लस भूटान जैसी छोटी इकोनॉमी के माइनिंग से इंस्पायर्ड होकर है। तो आप सोचेंगे सरकार ये सब अभी क्यों कर रही है, तो यहाँ पर दो कारण है। हो सकता है अभी नींद क्यों खुली भैया। पहला, लिक्विडिटी एंड माइग्रेशन। देखिए, हाई टैक्स और जो अनिश्चितता है उससे वॉल्यूम का हिस्सा ऑफशोर जा रहा है। रिपोर्ट यही इशारा करती है कि सरकार इसे समझना चाहती है और जो हमारा इन हाउस यानी ऑनशोर इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना चाहती है। दूसरा, ग्लोबल अलाइनमेंट। दुनिया रेगुलेशन फर्स्ट की तरफ बढ़ रही है और टैक्स ट्रांसपेरेंसी के लिए ओईसीडी का क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी तैयार है। भारत को भी भविष्य की रिपोर्टिंग और डेटा शेयरिंग के लिए सिस्टम रेडी करना होगा। तो सवाल है कौन रेगुलेट करेगा, सेबी, स्टॉक मार्केट का रेफरी। अगर क्रिप्टो को मार्केट ट्रेडिंग एंगल से देखें तो लिस्टिंग, डिस्क्लोजर, मार्केट एब्यूज रूल, डेरिवेटिव, सेबी तो इस स्टाइल में परफेक्ट बैठता है। अगर हम आरबीआई पे आए तो मनी फॉरेक्स का गेट कीपर है। पेमेंट, फॉरेक्स, फेमा वाले एंगल पर आरबीआई की भूमिका अहम है, खासतौर पर स्टेबल कॉइन, ऑन रैम्प, ऑफ रैम्प बैंकिंग, क्रॉस बॉर्डर फ्लॉज वहाँ पे भी दिखता है। फिर एक आता है मीटी, जो टेक डिजिटल का इंफ्रा है, टेक हैवी इकोसिस्टम, डेटा, साइबर, प्लेटफॉर्म नॉर्म्स में। फिर आता है जो सारी ब्रोकिंग एक्सचेंज करते हैं कि हम एफआईयू रजिस्टर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग में, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में। तो सरकार ने इंडस्ट्री से मांगी कि भैया कोई एक रेगुलेटर लाएं या कॉम्बिनेशन लाएं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, जरूरी है ना। तो सरकार अब और भी पूछ रही है, क्या ये 1% टीडीएस ज़्यादा है या इसको 0.1% या 0.25% कर देना चाहिए। सोचो कितना बड़ा, या सिर्फ बिग ट्रेड पे काटें और छोटे वालों को ना काटें, छोटे वाले को जाने दें, मोटे वालों को पकड़ें। और क्या, लॉस को एडजस्ट करने का ऑप्शन देना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग आराम से ट्रेड कर पाए। तो भैया सरकार ने क्रिप्टो पर फिर सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि कंप्लायंस यानी रूल्स फॉलो कैसे होंगे उस पर ध्यान दिया है। इसमें तीन बड़ी चुनौती है। पहला, P2P रिपोर्टिंग। दूसरा,
वैल्यूएशन, और तीसरा OECD CARF। अब आप कहोगे ये क्या है, ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम P2P रिपोर्टिंग को समझते हैं कि सोचिए आपने अपने दोस्त को सीधे वॉलेट से वॉलेट क्रिप्टो बेच दिया, बीच में कोई एक्सचेंज ही नहीं, इसे कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। तो सरकार कहती है भाई ये तो बताओ कि पैसा कहां से आया और कहां गया, सामने वाले इंडिया में है या विदेश में है। मतलब आगे चलकर हर P2P डील का रिकॉर्ड रखना होगा, रिपोर्ट करना जरूरी है और जेन्युइन भी है ना, वरना तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तभी तो कहा जाता है क्रिप्टो से बहुत सारा इलीगल काम होता है। एग्री। अब दूसरा वैल्यूएशन, क्रिप्टो की कीमत कौन सी सही मानी जाए। अब कहोगे ऐसी बात आप कैसे कह रहे हो सर, तो कैसा करो, सिस्टम खोलो, आप पाओगे हर एक्सचेंज पे अलग रेट चल रहा है। एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, बाइनेंस पे 60 लाख का, वजीरेक्स पे 60.5 लाख का, डेल्टा एक्सचेंज पे 59 लाख का, एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो अब सरकार पूछ रही है जब टैक्स निकालना होगा तो ऑफिशियल प्राइस कौन सी मानी जाएगी, इस पर भी तो एक स्टैंडर्ड रूल बनाया जाए ताकि सब जगह समानता हो, वरना हर आदमी अपना डुगडुगी बजाता रहेगा। समझ में आ रहा है। कोई यूट्यूब पे इतनी आसानी से नहीं बताएगा दोस्तों। पार्ट 3 है हमारा OECD और CARF। सबसे बड़ा पॉइंट, OECD एक ग्लोबल ग्रुप है जिसमें 38 कंट्री है। इसने कहा हर देश को क्रिप्टो डेटा एक ही फॉर्मेट में रखना और शेयर करना चाहिए। इसे कहते हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, CARF। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि आप इंडिया में बैठे हो, दुबई एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, दुबई का एक्सचेंज आपकी डिटेल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंडिया सरकार को भेजेगा। मतलब अब क्रिप्टो से टैक्स चोरी करना मुश्किल, क्योंकि देश देश के बीच डेटा शेयरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, यानी सरकार चाहती है कि क्रिप्टो एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म किस तरीके से ऑपरेट करें। इसमें 5 पॉइंट है, लाइसेंसिंग का, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आपकी बात हो रही है, डेरिवेटिव का, बैंकिंग का, ऑफशोर बनाम ऑनशोर का, वो जो मैंने शुरू में बताया, ऑफशोर बाहर, ऑनशोर अंदर। ठीक है। तो पहले लाइसेंसिंग और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे आते हैं कि आने वाले समय में हर क्रिप्टो एक्सचेंज, कस्टोडियन और ब्रोकरेज को लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार चेक करेगी नेटवर्थ कितना है, ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, साइबर सिक्योरिटी कैसी है, साथ ही रिजर्व प्रूफ और सेग्रेटेड एसेट जरूरी होंगे। मतलब आपका पैसा कंपनी के पैसे से अलग और सेफ रहेगा। ये सब अभी कुछ आया नहीं है, ये सब बातें चल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सारी बातें अच्छी है जो मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था। दूसरा, डेरिवेटिव और बैंकिंग पे आते हैं। अगर फ्यूचर और ऑप्शन की इजाजत मिलती है तो उस पर भी लिमिट होगी, जैसे लिवरेज लिमिट, मार्जिन गार्ड करना, साथ ही ऑन रैंप ऑफ रैंप बैंकिंग, यानी बैंक से पैसा डालना या निकालना। इसमें सब RBI के क्लियर नियम के आधार पे होगा। फिर आता है ऑफशोर वर्सेस ऑनशोर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी कई लोग दुबई जैसे ऑफशोर एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, तो सरकार चाहती है इंडिया के और बाहर के एक्सचेंज पर टैक्स और रिपोर्टिंग के नियम बराबर हो, ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया से बाहर ना जाए और लोकल इकोसिस्टम मजबूत रहे। टैक्स आते रहे भैया दोस्तों, बाहर क्यों जाना है। तो दोस्तों पहली बार सरकार ने ओपन कंसल्टेशन में इतने डिटेल सवाल पूछे हैं और ये साफ दिखाता है कि भारत में क्रिप्टो के लिए अब रेगुलेशन की दिशा तय हो रही है। मेरी राय में आगे चलकर 3 बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, टैक्स वाला, यानी TDS और लॉस सेट ऑफ। दूसरा, रेगुलेटर की क्लैरिटी, भैया कौन लेगा जिम्मेदारी, SEBI आ रही है, RBI आ रही है या FIU आ रही है। उसके बाद है ग्लोबल सिस्टम से हम जुड़ सकें, राइट, जो CRF स्टाइल रिपोर्टिंग के बारे में बात की थी। आपका क्या विचार है, आइडियल TDS रेट क्या होना चाहिए, 1%, 0.1%? कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को हर क्रिप्टो ट्रेडर के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। और जल्दी से डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको जो अनलिमिटेड बेनिफिट है वो दे पाएँ।